नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम और आज उत्तर प्रदेश से महागठबंधन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि मायावती और उनके मुंह बोले भतीजे मुलायम के पुत्र अखिलेश यादव की पार्टी ने गठबंधन कर लिया है और इस गठबंधन में कहीं भी राहुल गांधी को एक भी सीट की बात नहीं की गई है। ये बड़ा झटका राहुल गांधी को है क्योंकि एक एक करके इनके जो साथ के लोग हैं वो इन्हें बगैर चेतावनी दिए दूर हटते जा रहे हैं और राहुल गांधी का जो सपना है देश का प्रधानमंत्री बनने का वो एक एक करके टूटता चला जा रहा है। पहले चंद्रबाबू नायडू कह चुके हैं, उसके बाद जिस तरीके से कर्नाटक में देवगौड़ा और एच.डी. कुमार स्वामी की तरफ से भी संकेत आते रहते हैं। जैसे कल देवगौड़ा ने कहा था कि अगर हमें ये लोग इज्जत नहीं देंगे तो फिर हम इज्जत लेना जानते हैं, हम अकेले दम पर भी लड़ सकते हैं। उसी तरीके से मायावती पहले कहती रही, फिर उसके बाद ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री पद पर सवाल उठाया। उसके बाद एक और खानदानी पार्टी यानी कि लालू के छोटे पुत्र ने कहा कि राहुल गांधी एकमात्र प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है। तो इस पर आज हम बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और संपादक देव सिंह रावत, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति से बहुत पहले दिनों से जुड़े रहे हैं और राष्ट्रीय राजनीति में भी उनकी काफ़ी समझ है। तो रावत जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से मायावती और मुलायम सिंह के बेटे का अभी गठबंधन हुआ है और उस गठबंधन में कांग्रेस को सीटें नहीं दी जा रही हैं, इसकी वजह आपको क्या लगती है? और ये जो अभी आप गठबंधन की बात कर रहे हैं श्रीओम जी, ये गठबंधन 2019 के चुनाव का न होकर इन सपा बसपा सहित इन तमाम पार्टियों का अपने अस्तित्व की लड़ाई है। इनका जो कांग्रेस का परंपरागत वोट था पहले, दलित, पिछड़े, मुस्लिम और ये पंडित वोट, ये वोट इन पार्टियों के पास जो सवर्ण वोट था वो बीजेपी के पास चले गया और जो दलित वोट था वो मायावती के पास चले गया और जो पिछड़ा वोट था वो सपा और अन्य जनता दल परिवार के पास चले गया। तो इन पार्टियों का जो मोदी के उदय के बाद जिस प्रकार से अयोध्या वाले मामले के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का दूसरे और सत्ता तक पहुंचने का एक सफलता का वो चला, उस पर इन्हें पार्टियों का 2014 में अस्तित्व उत्तर प्रदेश से एक प्रकार से सफाया हो गया। तो ये जो वो चुनाव है, भले ही उन्होंने कर्नाटक में एक दूसरे के साथ तमाम विपक्षी दलों ने महागठबंधन करके इसको एक दूसरे का हाथ थामने का नाटक किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां बसपा का अस्तित्व ही मुख्य कर्मभूमि उत्तर प्रदेश है, सपा की मुख्य कर्मभूमि उत्तर प्रदेश है, तो वहां अगर ये कांग्रेस को अपना सहारा देते हैं जो 15-20 साल है उनका केवल वजूद ही उत्तर वजूद ही एक प्रकार से आप समझो वजूद, ये तमाम जातिवादी पार्टियां हैं। तो मोदी जी ने एक प्रकार से बहुत बड़ा काम किया था 2014 में कि जो चुनाव हुआ था उससे जातिवादी तमाम पार्टियों का सफाया किया था, न केवल उत्तर प्रदेश से, अभी तो हरियाणा से, महाराष्ट्र से उन्होंने इस प्रकार से तमाम वो किया था। एक बात और है कि अभी एक और आज की खबर है कि मुलायम के बेटे के ऊपर सीबीआई जांच शुरू हो गई खनन मामले में, उसकी जांच में उसका नाम आ गया है। सीबीआई जांच की जहां दूसरी तरफ मायावती के खिलाफ भी सीबीआई की तमाम जांचें, ये तमाम जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं ये अधिकांश ये काम करती है अपने विरोधियों को डराने के लिए। भ्रष्टाचार के अधिकांश सत्तासीन होकर पार्टियां भ्रष्टाचार में लिप्त रहती है और इसका पता विरोधियों को रहता है, पर इनके बीच में एक अघोषित समझौता होता है। ये चिल्लाएंगे, बताएंगे सही, लेकिन दंडित एक दूसरे इस मामले ये में केवल एक मिनट सुनिए, इस मामले में जो सरकार है राज्य की उसका कोई रोल नहीं है। पुराना मामला है, हाई कोर्ट की निगरानी में ये जांच चल रही है, हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कर रही है। तो आपका ये कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी की जो जांच, देखिए आप पत्रकार हैं, आप संपादक हैं, तो आपकी जो बात है वो निष्पक्ष तौर पे होनी चाहिए, पार्टी की तरफ से आप कहेंगे वो पार्टी का नहीं है, राजनीतिक पार्टियों का जो चरित्र है इस देश में। लेकिन इस मामले में वो इस मामले में खासकर इस मामले में खनन घोटाला, ये चुनावी जो प्रक्रिया में 2019 याचिका जो लगी थी वो व्यापारी ने डाली थी,
उस याचिका पे हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, फिर सीबीआई इंक्वायरी खुली उस पर, और उसी इंक्वायरी में आज जो वहाँ की डीएम रही थी बी चंद्रकला, उसके यहाँ भी छापे पड़े, क्योंकि उसके पास संपत्ति पकड़ी गई उसकी कमाई से ज़्यादा। तो उसी मामले में, और ये कोई नई बात नहीं है, अखिलेश यादव गायत्री प्रजापति ने जो 5 साल में वहाँ लूट की थी, उसको लेकर चाचा भतीजे में लड़ाई हुई थी। तो ये कहना कि राजनीति की वजह से, ये पक्का मामला है, उसमें कोई दो राय नहीं। आपका कहना बिल्कुल सही है, पर मुलायम सिंह ने एक बार अवश्य कहा था, जिसके पास केंद्र में ताकत होती है वो कोई भी मामला बना के किसी को भी दबोच लेता है। इसलिए ये महागठबंधन बनने से पहले बिहार से पहले आप मुलायम सिंह को अच्छा आदमी समझते हैं? नहीं, मुलायम सिंह को ही नहीं, तमाम देश के राजनीतिज्ञों ने इस प्रकार के जो काम किए हैं उन्हें अच्छे की श्रेणी में कहीं आ ही नहीं सकते। राजनीति मुलायम सिंह ने डर के मारे, हमारा ये है, मुलायम सिंह ने डर के मारे महागठबंधन जो बिहार में चल रहा था उससे पीछे हटा था, और इस समय भी उसका भाई पीछे जो हटा है उसका भी मुख्य कारण ये है कि वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और उन्हें वो आशंकित हैं कि अगर हम विरोध करेंगे तो कहीं ना कहीं दबोचे जाएंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो बुआ बबुआ की जोड़ी है, क्या ये लोकसभा चुनावों में इसकी कुछ संभावनाएं आपको नजर आ रही है? नहीं, लोकसभा चुनाव में जहां तक है 2019 में किसी भी हालत में मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। 2019 में बन रहे हैं क्योंकि मोदी जी का जो तमाम रणनीति है कि चुनाव किसी काम की वजह से नहीं जीते जाते हैं, ये चुनाव जीते जाते हैं बूथ मैनेजमेंट और चुनावी रणनीति की वजह से। उस मामले में मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं। पर देश के हित में भी ये है कि ये जातिवादी जो पार्टियां हैं ये किसी भी ढंग से सर नहीं उठाए तो देश का कल्याण होगा, क्योंकि तमाम ये देश में प्रतिभाओं की जगह केवल जाति का आधार पे कोई आरक्षण मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वंचितों को दिया जाना चाहिए, पर लेकिन जो मजबूत हैं, सबल हैं, उनको आरक्षण की मांग करके सरकारों को बंधक बनाना और अपनी मजबूर करना। क्योंकि कुछ ये अभी बसपा ने कहा था, मायावती ने कहा था, हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए, और मजबूर सरकार तो कभी देश के हित में काम नहीं करती। मजबूर सरकार बनवाने के लिए बुआ और बबुआ की कोशिशें जारी है, लेकिन मजबूर में तो फिर सबसे मजबूर सरकार अगर कोई हो सकती है तो वो राहुल गांधी के नेतृत्व में हो सकती है। राहुल गांधी का जहां तक प्रधानमंत्री बनने का है, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने में न बीजेपी बाधक रही न सपा बसपा रही। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने में सबसे अगर बाधक रही तो कांग्रेस ही रहे, जिन्होंने 2012 के आसपास मनमोहन की जगह राहुल को 1-2 साल के लिए प्रधानमंत्री बनने के रास्ते में ऐसा समझ लीजिए। उसको चीजें मैं बता दूं कि पहले भी जब सोनिया गांधी ने मनमोहन का नाम प्रपोज किया था तो लोगों में एक भ्रम फैलाया गया था कि सोनिया त्याग की मूर्ति है और उसने मनमोहन का नाम आगे किया है। लेकिन समझ लीजिए, उसको एक जो नेशनल सिटीजनशिप एक्ट है उसके अंदर एक प्रावधान है, सेक्शन 5 में प्रोविजो में है कि अगर कोई व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति भारत का नागरिक बनता है तो उसके ऊपर वो सारे रूल लागू होंगे जो उस देश में भारतीय नागरिक पे लागू होते हैं। तो इटालियन लेडी थी सोनिया गांधी, और इटली में ये नियम है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति जो वहाँ नेचुरल सिटीजन नहीं है, यानी कि जन्म से सिटीजन नहीं है, वो वहाँ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। उस रूल का हवाला देके डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया का रास्ता रोका था, जो अब्दुल कलाम ने उसको मना कर दिया था। 5 बजे बुलाया था और उन्हें कैंसिल कर दिया था। फिर ये कहा था कि आप नया नाम लेकर आइए तो मैं आपसे बात करूंगा। नहीं हो सकता है आपकी बात बिल्कुल मैं पूरी कर लूं। उसके बाद में जब मामला 2012 का आया था तो वहां भी स्वामी ने ही याचिका लगाई थी कि राहुल विंसी नाम का जो व्यक्ति है उसके पास यूके का एक पासपोर्ट है। तो जिस व्यक्ति के पास यूके का पासपोर्ट है वो बगैर सिटीजनशिप के हो नहीं सकता, तो वो आदमी यूके की सिटीजनशिप धारी है, आप इसकी जांच कराइए। और जैसे ही ये मामला उठा उन्होंने उसको बात को पीछे ले लिया, प्रधानमंत्री वाली। उन्होंने कहा ये मामला ज़्यादा खुलेगा और हो सकता है उस मामले में जेल भी हो सकती है। तो ये मिली भगत से वो सारा मामला दबाया गया था। नहीं, आपकी बात में हो सकता है कि कुछ सच्चाई हो, पर लेकिन आज के अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ये प्रधानमंत्री मनमोहन को पहले ही बनाने के लिए
पश्चिमी देशों की पूरी तैयारी थी। आजकल ये वर्ल्ड बैंक और ये तमाम चीजें संसार के अधिकांश देशों में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन वित्त मंत्री बनेगा, इसमें वो अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। ठीक है, लगाते हैं, लेकिन उस समय सोनिया गांधी खुद अपना लेटर लिख के राष्ट्रपति को दे रही थी कि मैं रायबरेली से चुनी गई हूं, और उसने 200-250 सांसदों से पर्सनल लेटर लिखाए। शरद पवार ने लेटर लिखा था हम कांग्रेस को समर्थन लिख रहे हैं, उसने कहा नहीं तुम इसकी जगह ये लिखवाओ कि सोनिया गांधी को, तो उसने नहीं किया था, वो अलग बात है। आपको क्या लगता है कितनी सीटें अखिलेश और मायावती के इस गठबंधन को मिल जाएंगी, और कितनी सीटें अगर महागठबंधन बनता तब मिलती? नहीं, ये गठबंधन की जो बात है, अगर वहाँ पे कांग्रेस अलग लड़ेगी, कांग्रेस और कुछ ताकतें अलग लड़ेगी, बीजेपी कुछ छोटी पार्टियों को लेकर अपने साथ चल रही है। जहाँ तक मोदी का सवाल है, मोदी अपने चुनावी रणनीति में बहुत माहिर है, तो वो अपने पूरे साम दाम दंड भेद से, मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने पहले भी कहा था कि बच्चे ने सवाल किया था कि 2024 तक प्रधान, उन्होंने कहा था 2024 तक आप सूचना में, वो लक्ष्य पे काम करने वाले आदमी। जब पूरी कांग्रेस, मनमोहन और सोनिया की कांग्रेस, यूपीए सरकार 15 सालों तक के शासन में मोदी को वहाँ गुजरात से देश का प्रधानमंत्री बनने तक नहीं रोक पाई, तो आज तो पूरी सत्ता मोदी के पास है। तो ये कोई कारण नहीं दिखता है, न मोदी के समकक्ष कोई ऐसा लीडर दिखता है, न मोदी के जैसा संगठन दिखता है, न उसको जैसे साम दाम दंड भेद सारे प्रयोग करने वाले नेता ही दिखते हैं, नहीं देश के हित में। हाँ, हो सकता है कि उन्होंने जिस पे जनादेश मांगा था वो काम करने में अभी तक असफल रहे, पर लेकिन चुनावी रणनीति में मोदी का कोई जवाब नहीं। 2019 में हर हाल में देश के तमाम रणनीतिकार कुछ भी कहें, पर देश के हित में ये तमाम जातिवादी पार्टी, ये जो अधर्म के नाम पे, जाति के नाम पे देश को कमज़ोर करना चाहती है, देश को कमज़ोर करना चाहती है, भारत के लिए ये होगा, एक हितकर होगा कि मोदी 2019 में किसी भी ढंग से आए। पर ये इसके लिए एक महत्वपूर्ण काम मोदी को भी करना चाहिए, जो 2014 के जनादेश मांगते समय उन्होंने जनता से वादे किए, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने जन्म से लेकर आज तक का ये सत्तासीन होने के इस संघर्ष पथ में जो उन्होंने जनता को एक वादे किए थे, जो उनके संकल्प थे, उनको पूरा करने का काम करे, राष्ट्र को मजबूत बनाने का काम करे, तभी इनके संघर्ष का पूरा होगा। ये सत्ता में तो दुनिया भर के नेता बैठते ही रहे, पर लेकिन राष्ट्र के लिए काम करने का अगर इनको अवसर मिले तो हमें ये कामना करनी चाहिए कि इन्हें ऐसी सद्विचार आए, सद्बुद्धि आए कि ये राष्ट्र के हित में काम कर पाए। धन्यवाद। तो ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनावों से पहले जिस तरीके से अपना स्ट्रेटेजिक लाभ लेने में कामयाब हो गई है कि जहां जो महागठबंधन बनता दिख रहा था, और उससे निश्चित तौर पे ये माना जा सकता था कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में एक बड़ा नुकसान होने की उम्मीद लग रही थी। लेकिन चुनाव से पहले जिस तरीके से जो परिस्थितियां बदली हैं, पहले अखिलेश ने राहुल के नाम पे ऑब्जेक्शन किया, मायावती ने भी किया, और उसके बाद जिस तरीके से गठबंधन को लेकर भी इन दोनों ने कांग्रेस पार्टी को बाहर करके गठबंधन करने का काम किया है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात है और उनको इसका लोकसभा चुनाव में फायदा होने जा रहा है। इसका सबसे बड़ा अगर नुकसान किसी को होगा तो वो कांग्रेस पार्टी को होगा, जिसका एक जो खानदानी युवक है, जो 50 साल का युवक है, वो सपना देखता रहा प्रधानमंत्री बनने का, और इस बार भी लगता है वो सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने जिनसे बात की वो एक तरीके से माने जाते हैं कि वो कांग्रेस की इतने ज़्यादा खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर वो भी ये मान के चल रहे हैं तो ये निश्चित मानिए कि उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने वाला है इस गठबंधन की वजह से, क्योंकि अगर महागठबंधन होता तो सीटों का नुकसान ज़्यादा हो सकता था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।